रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर में आज एक बेहद खास सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट को रहती है। हम सबको मालूम है कि फंडिंग हमें अगर काम करना है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हमें क्वालिटेटिव काम करना है तो। लेकिन फंडिंग को हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती है। आजकल CSR का युग है, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं कि CSR तक कैसे पहुंचा जाए। क्या वाकई CSR सबके लिए ओपन है? क्या किसी तरह की ट्रेनिंग होती है? क्या फंड मिलते हैं? उसके लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? तो आज का शो बेसिकली हम CSR फंडिंग को लेके ही करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, साहिल कोशर जी और जस्टिन एंथनी जी, जो को फाउंडर्स हैं नोबल सिटीजन फाउंडेशंस के। वो एक कोर्स लेके आए हैं, 1 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि CSR फंड कैसे अवेल करना है। ये एक पेड प्रोग्राम है, रीजनेबली पेड प्रोग्राम है। डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि नोबल सिटीजन फाउंडेशन क्या करती है। इनका जो मुख्य काम है वो एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी पर है, उस पर भी बात करेंगे। तो जस्टिन जी और साहिल जी, आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो साहिल जी, सबसे पहले हमें बताएं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी नोबल सिटीजन फाउंडेशन की, और थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। जी, तो मैं बिहार से आता हूँ और लगभग पिछले 10 साल से डिफरेंट इश्यूज पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एनवायरनमेंट। तो 10 सालों की जो जर्नी हमारी रही है, तो एक चीज़ हमने सीखा कि आप प्रोजेक्ट्स तो चलाते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे NGOs रन करते हैं लोग, बट बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो सस्टेन कर पाती है या सस्टेनेबल बन पाती है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें हम जैसे बहुत सारे जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम लोग सपोर्ट कर पाए। और जिस इनिशिएटिव पे आज चर्चा हो रही है वो वही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है CSR NGO इम्पैक्ट अलायंस, एक जो 1 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को, जो छोटे शहरों में या गांव से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करती हैं, उनको हम लोग स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया, आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनसे जुड़ने का। और थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थोड़ा साहिल जी अपने बारे में भी बताएं, कैसे NGO सेक्टर में आपका आना हुआ? हाँ, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बोल सकता हूँ। जी जी, तो 2015 में मैं बिहार से दिल्ली आया था अपने काम के लिए ही। ऑफ कोर्स हमारे स्टेट में माइग्रेशन ज़्यादा होता है, हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं बिहार जैसे स्टेट में। तो हम जैसे जो युवा होते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली जाएं या डिफरेंट स्टेट्स जाएं,
अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो इसी क्रम में मैं दिल्ली आया कि यहाँ पे कुछ किया जाए, जॉब किया जाए। तो यहाँ पे पहले तो सिटी को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और नियरेस्ट जो सिटीज हैं बहुत स्मॉल सिटीज हैं। उस समय 10 साल पहले काफी अंडर डेवलप थी। अभी तो धीरे धीरे सारी सिटीज डेवलप हो रही हैं। और तो दिल्ली में जब आया तो यहाँ पे देखा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं स्ट्रीट्स पे, ट्रैफिक सिग्नल पे। हालांकि ये प्रॉब्लम तो बिहार में था, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा था। तो ये हर समय मुझे दिखता था। और पूरे शहर में मैं जब भी घूमता था जॉब के सिलसिले में या जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था मैं इस सिटी को, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि खूब संख्या ज्यादा थी ऐसे बच्चों की जो भीख मांगते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं और सोते हैं। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त मिले, उनसे हमने आपस में बात की कि ये समस्या यहाँ पे बड़ी है। हालांकि ये समस्या हमारे यहाँ भी थी, बिहार में भी है। अभी भी जाएंगे तो बच्चे भीख मांगते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन शायद उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, या हो सकता है कि मुझे बिहार में वो ध्यान नहीं गया। तो दिल्ली में ये मुझे ये दिखा, तो मुझे लगा कि इस पे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों से मिलकर हमने उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि बच्चे कितने बच्चे हैं दिल्ली में जो भीख मांगते हैं और वो कहाँ से आते हैं। और अक्सर हमने फिल्मों में या कहीं भी सुना है कि उनके पीछे ट्रैफिकिंग माफिया होता है, उनका एक रैकेट होता है, वो लोग बच्चों से भीख मंगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि रूट कॉज क्या है, ये समस्या कहाँ से शुरू हुई। तो इसके पीछे हमने रिसर्च करना शुरू किया और मेरे दोस्त भी काफी सपोर्टिव थे, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो वहां से हमने इस काम को शुरू किया और आज ऑलमोस्ट 7 to 8 years हो गए हैं इस फील्ड में। और जब मैंने शुरुआत किया था सोशल वर्क करना, तो मुझे पता नहीं था कि इसको सोशल वर्क कहते हैं या एनजीओ भी कुछ होता है, क्योंकि जिस गांव से मैं आता हूँ या वहाँ पे वो माहौल नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोशल वर्क, ये सब चीजों का एक्सपोजर मुझे था नहीं। तो अपने इसी इनिशिएटिव के माध्यम से मुझे ये सब एक्सपोजर मिला और अपने लेवल पे मैं प्रयास कर रहा हूँ कम्युनिटी बिल्ड करने की और ज्यादा से ज्यादा अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने की। बढ़िया सर, इसके बारे में भी बात करेंगे। जस्टिन जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई डिसेबिलिटी सेक्टर में और सीएसआर प्रोग्राम के ऊपर आपके ओपनिंग रिमार्क्स? जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट पे काम कर रही है उनको आपने आइडेंटिफाई किया और हमें ये मौका दिया कि जहाँ पे हम अपने बातों के बारे में हम आपसे साझा कर सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सबसे पहले। एंड और मेरी जो जर्नी जो रही है वो मोर देन 15 years इन डेवलपमेंट सेक्टर में रहा है। तो जो 15 साल की जो मेरी जर्नी जो इस सेक्टर में रही है उसमें 12 साल आई वाज ऑलमोस्ट लाइक रिलीजियस एक रिलीजियस लाइफ में मेरी एक जर्नी रही थी। और उस दौरान काफी गांव में जाके काम करना एंड स्पेशली ऑन एजुकेशन सेक्टर और इन सारे एरियाज में हम लोग मुझे एक मौका मिला था जहाँ पे मैं जाके सेवा का एक काम मैं कर सकता। तो वहीं से सोशल सेक्टर का जो लर्निंग्स है वो वहां से मुझे प्राप्त हुआ। एंड देन मेरी जो पढ़ाई जो रही है वो मैंने मास्टर्स किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। एक कॉलेज है निर्मला निकेतन जो सोशल वर्क के लिए काफी जाना जाता है। तो वहां से मैंने अपना मास्टर्स किया एंड देन फ्रॉम देयर मैं इस सेक्टर में लगातार रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए मैंने 3-4 जगहों पे नौकरी भी की, बिहार में, यूपी में, मुंबई में, इन जगहों पे मैंने नौकरी की। एंड देन आई थॉट कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि मुझे खुद से इस काम को जो मैं करना चाहता हूँ
उसको मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। एंड देन फिर मैं 2018 में दिल्ली आया। एंड देन ने काफी लोगों से मुलाकात हुई जो ऑलरेडी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे एक ऐसे प्रोग्राम में साहिल से मेरी मुलाकात हुई। एंड देन हम दोनों का जो एक बॉन्डिंग जो बैठती है तो वो बहुत ही अच्छे से बैठी। एंड देन हम लोग काफी टाइम ने एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हमारे बीच में हुए। एंड देन फाइनली वी थॉट कि व्हाई नॉट साथ में मिलके, अगर हम दोनों एक ही दिशा में काम करना चाह रहे हैं तो क्यों ना साथ मिलके इस चीज को किया जाए। और फिर 2020 में हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया, जो कि हम 2019 से एक दूसरे को जान रहे थे। इट टुक 1 ईयर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की काम करने की पद्धति को समझना। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली 2020 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करेंगे। एंड दैट इज हाउ नोबल सिटीजन फाउंडेशन आज जो भी है वो आपके सामने है। ग्रेट सर। साहिल जी बताएं, ये एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन तमाम चीज़ों में अब हम CSR मेंटरशिप प्रोग्राम करवा रहे हैं 1 साल का। इसका थॉट कब आपके मन में आया और क्यों आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है? तो जैसे कि मैं बताया अभी, हमारे जैसे बहुत सारे यूथ थे जिन लोगों ने NGO स्टार्ट की थी। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस सोशल वर्क से, जब हम लोग जुड़े थे तो हमने देखा अपने मित्रों को या दूसरे भी यूथ को देखा, उन लोगों ने भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। और आज मैं देखूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो यूथ थे उन लोगों ने अपना फील्ड स्विच करके, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग सस्टेन नहीं करा पाए। और लगभग पूरे इंडिया में मैं घुमा अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस जिसमें मैं जाता हूँ वो NGOs के होते हैं, जिसमें 100-200 NGOs एक साथ आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात होती है। तो ऑलमोस्ट 99% NGO से जो मैंने बात की, तो सबके जो चैलेंजेस थे वो एक CSR फंड को लेकर थी, और नॉर्मली ओवरऑल फंड को लेकर थी। और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में तो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे बात होती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, यूथ डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इन सब मुद्दों पे तो बात होती है, उसको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर रहा है, जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमारे देश में प्लेटफॉर्म बहुत कम है। तो और स्पेशली मुझे बहुत कम ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे स्पेशली द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ NGOs की बात होती। तो हमने सोचा कि क्यों ना नोबल सिटीजन फाउंडेशन से इसका इनिशिएटिव लिया जाए, और जो भी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम अच्छा कर रही हैं लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे उनको CSR तक रीच करना है या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, तो क्यों ना उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, और जो हमें मिला, जो एज पर आर एक्सपीरियंस जो हमें मिला, जो हम टाइम टू टाइम सीख पाए, तो हम चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पूरे देश में आइडेंटिफाई किया जाए जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी वो काम जारी रखना चाहते हैं। और इसी प्रोजेक्ट को हमने फिर हमारे जितने भी कांटेक्ट में जो CSR हेड्स हैं जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला या किसी इवेंट में हमें उनसे जुड़ने का मौका मिला, तो हमने ये प्रोग्राम उनसे डिस्कस किया कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपका क्या सुझाव है। ऑफ कोर्स जब अगर हम CSR प्रोजेक्ट्स की और CSR फंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंडिंग जो देते हैं वो CSR बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं। उनके CSR हेड्स का जो बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और कैसे वो लोग NGO को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ये सब आइडिया उनसे शेयर किया कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, आपका क्या सुझाव है। तो उन लोगों ने दे फाइंड इट वेरी, मतलब
गुड इनिशिएटिव। उन लोगों ने आगे बढ़ के इसको सपोर्ट करने की मतलब इच्छा जाहिर की, और उन लोगों ने बोला कि बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ती है इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, उनको हम ईयर लॉन्ग उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे, उनको हम गाइड करेंगे कि उनको अपने प्रोजेक्ट फंड रेज करने हैं, स्पेशली इन CSR डोमेन। जी, तो जस्टिन जी, अब हमारे लिसनर्स को डिटेल्ड में बताएं कि ये प्रोग्राम है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी फीस क्या है, क्या क्या इसमें होने वाला है। तो डिटेल में इस CSR मेंटरशिप प्रोग्राम के सभी एस्पेक्ट को आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा करें। जी, तो सबसे पहले तो जैसे साहिल जी ने बताया कि ये जो है ये 1 साल का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो इसे हम एक दिन का एक प्रोग्राम की तरह नहीं देख रहे हैं, इसे पूरे 1 साल का मेंटरशिप देख रहे हैं, जहाँ पे एवरी NGO, जितने भी NGO इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर रहे हैं, इन सारे NGOs को एक CSR हेड एज अ मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो मेंटर्स है, ये इन्हें द ईयर थ्रू पूरे साल में उनको मेंटरशिप देंगे अलग अलग नए टॉपिक्स पे, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, प्रपोजल्स किस तरीके से तैयार करने होते हैं। एक CSR जब किसी प्रपोजल को देख रहा है तो वो किस नजरिए से देखता है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके के प्रपोजल्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे। फंड रेजिंग की पूरा सिस्टम कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या टीम लगती है, किस तरीके के मैकेनिज्म्स लगते हैं फंड रेजिंग के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट पे काम कर रही है, उसे क्या क्या चीजें जरूरत होंगी एक फंड रेजिंग टीम तैयार करने के लिए, उसके ऊपर बात होगी। और ये फंड रेजिंग किस तरीके से करना है, कहाँ जाना है, किस नेटवर्क के थ्रू उसे अप्रोच करना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर मेंटरशिप दी जाएगी। तो इसका जो लॉन्च इवेंट जो है वो 28 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। एंड मोर देन व्हाट वी आर थिंकिंग, जो हमारा एक अनुमान है, उसमें वी अराउंड 15 CSRs और अराउंड 80 to 90 NGOs इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये हमारा अभी का एक एस्टिमेशन है। और जैसे आपने पूछा कि इसके लिए क्या नए एक्सपेंस आएंगे, तो NGOs को ये 1 साल का जो मेंटरशिप जो है, उसके लिए 8,000 रुपए will be the year long expense पूरे साल का। There are no other hidden expenses or anything। 8,000 वन टाइम पेमेंट का ये है पूरे साल के लिए। एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हम चाहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो मिडिल रेंज पे अभी काम कर रही है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है, एट अ मिडिल लेवल रेंज, जहाँ पे दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस उनको ये मुश्किलें आ रही है, जहाँ पे फंड रेजिंग और ऐसी चीजों में जहाँ पे उनको नई दिक्कत आ रही है, तो उन चीजों को हम एड्रेस कर सके। तो उन चीजों के लिए ये प्रोग्राम एट प्रेजेंट हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो साहिल जी, ये 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ लोगों की क्लैरिटी के लिए। एक तो ये कि ये जो अब बहुत सारे आजकल हम देख रहे हैं कि इन चीजों पे वेबिनार भी हो रहे हैं और पेड वेबिनार हो रहे हैं। एक आधे दिन में एक आधी चीज पे लेक्चर होता है, कुछ निकल के आता नहीं है सिग्निफिकेंस उन वेबिनार्स में से। दूसरा, जैसे आपने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2020 में एस्टेब्लिश हुई है, तो आपकी भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका ये पहला मेंटरशिप प्रोग्राम है इस रिगार्डिंग। तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? हाउ वुड यू इंश्योर पीपल कि ये जो ट्रेनिंग है ये स्मूथली चलेगी और आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा? तो एक तो 1 दिन 2 दिन के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या वेबिनार हो रहे हैं सेम टॉपिक पे, उन वेबिनार या कॉन्फ्रेंसेज के हिस्सा हम भी रहे हैं। तो हमें वो एक्सपीरियंस है कि 1 दिन के वेबिनार में या 1 दिन के कॉन्फ्रेंस में
आप बस आइडिया शेयर कर सकते हो, एक दूसरे का कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं, बट वो चीजें कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आती एक दिन के प्रोग्राम में। वो सक्सेस हमारे केस में ये नहीं रहा है। तो इसलिए हमने बोला कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना है अपने साथ, या किसी भी सीएसआर हेड्स को या सीएसआर को अपने साथ लाना है, तो एक बड़ा टाइम रहेगा, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए। और एनजीओ की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एनजीओ की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होंगी एक एक जैसी होगी, बट कुछ कुछ एनजीओ होंगी उनकी डिफिकल्टीज अलग होंगी, लैंग्वेज बैरियर होगा। तो देयर आर मेनी केसेस की डिफरेंट। तो एक लंबा टाइम चाहिए उनको समझने के लिए, और उनकी प्रॉब्लम को समझ के फिर उनको मेंटरशिप करना, उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना। तो इसलिए हमने 1 साल का ये प्रोग्राम रखा है, ताकि एक साथ हम 1 साल रहें, और जो भी बीच में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग मिलके सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन आपका ये था कि कैसे आप इंश्योर करेंगे। तो इसके लिए मोटा है मोटा कि सिंपल शब्दों में ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग आपको क्यों ट्रस्ट करें। तो एक तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और हमारे जो भी रिकॉग्निशन है, जैसे बीइंग आई हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय पीएम मोदी इन मन की बात। ओके, तो जो रिकॉग्निशन हमें मिला है हमारे सोशल मीडिया, और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इवन एक रिकॉग्निशन ही ऐसे सैकड़ों रिकॉग्निशन है जो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है मार्केट में। इवन वी हैव बीन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ सिविल 20 ऑफ G20। तो लास्ट ईयर G20 था, उसके भी हम लोग हिस्सा थे। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह कराया। तो ये सब हमारे टेस्टिमोनियल्स है। अगर हम सीएसआर की एक्सपर्टीज की बात करें, तो हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 4 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन हमारा 2020 में स्टार्ट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ है, बट हम लोग 10 साल 15 साल से हम दोनों पार्टनर काम कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग साथ में लेकर आ रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन 4 साल का है, तो इसके साथ ही हमने वीवो के साथ काम किया है, वीवो के सीएसआर पे काम किया है, पेटीएम जैसी कंपनी से भी हमें कुछ फंडिंग मिली है। तो ऐसे हमारे पार्टनर्स रहे हैं, तो यही ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जी जस्टिन जी, आपने एक चीज कही कि आप लोग मदद करना चाहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की कि जिनको सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जी। फिर आपने इसको पेड क्यों रखा? वो तो ऑलरेडी एनजीओ फंड से जूझ रही हैं, तो इसको पेड रखने के पीछे क्या वजह थी आपकी? यहाँ पे एक्चुअली 2 वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीरियसनेस अमंग दी ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा, हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं लेना चाह रहे हैं, और बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं लेना चाह रहे हैं, जो अभी नई चीजों को समझने की कोशिश कर रही है कि सोशल सेक्टर कैसे चल रहा है। तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लेना चाह रहे हैं जो सीरियस है इस चीज को लेके, कि उन्हें वो ऑलरेडी काम कर रही है, और उनको दिक्कतें जो आ रही है उन दिक्कतों को हम थोड़ा सा और इजी करना चाह रहे हैं। तो ये पहला रीजन कि देयर शुड बी सीरियसनेस अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस। और द सेकंड रीजन है कि कोई भी एक प्रोग्राम जो किया जाता है, यानी अगर उसे टेक्नोलॉजिकली अगर उसे चलाना है, उसे स्मूदर रेट में अगर उसको चलाना है, तो देयर इज फंडिंग रिक्वायर्ड। तो that can be it can be seen as a pro bono kind of a pro NGO kind of a thing, कि जहां पे एनजीओ खुद मिलकर इसे सस्टेन करने की कोशिश करें, जहां पे हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक नोबल सिटीजन फाउंडेशन का एक प्रोग्राम बन के ना रह जाए, लेकिन ओनरशिप जो है वो शुड बी पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ेंगे वो इस पे ओनरशिप ले इस प्रोग्राम का, और इससे सीखे भी और आगे भी बढ़े। तो दैट इज द मेजर 2 रीजंस कि इसे हम लोगों ने क्यों फ्री करके नहीं रखा। जी साहिल जी, ये बताएं अब कि मुझे लगता है कि आपके पास तो बहुत एनजीओ आने वाली हैं, 80-90 तो बहुत छोटा नंबर है। तो ये बताएं कि इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इन द माइंड कि भाई कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे कि किसको लेना है? इन्होंने तो बताया कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेनी, छोटी नहीं लेनी, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और क्या? कई बार कुछ एनजीओ बीच में छोड़ जाती हैं, तो फिर उसका क्या किया जाएगा? तो क्या सेट ऑफ कोई रूल रेगुलेशंस है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? किन लोगों को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमने लिमिटेड सीट्स रखे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ऑफ कोर्स हमारे जो एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हमने रखा है 80 to 100 ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रजिस्टर्ड करती है तो उनको हम फर्स्ट बैच में रखेंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर हम सेकेंड बैच लॉन्च करेंगे। तो सेकेंड बैच में हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब भीड़ लाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि संख्या कम हो ताकि उस पर हम लोग फोकस कर पाए और हमारे मेंटर्स भी उस पर फोकस कर पाए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एनजीओज अपने लर्निंग पे स्पेंड नहीं करना चाहती हैं, सच्चाई ये है। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और लगभग 200 से ज्यादा एनजीओ से मैं बात कर चुका हूँ। इवन दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग इट, बट एनजीओ जो है वो खर्च नहीं करना चाहती अपने लर्निंग के लिए। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए वो खर्च कर सकती हैं, अपने रिपोर्ट के लिए कर सकती हैं, बट एनजीओ लर्निंग पे खर्च नहीं करना चाहती हैं। तो उसको भी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से। और 100 से ज्यादा जो एनजीओ इस बार जो रिक्वेस्ट करेंगी हमें, उनको नेक्स्ट ईयर हमें रखेंगे, हम नेक्स्ट ईयर के लिए उनको रखेंगे। नेक्स्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो बैच होगा, उसमें हम उनको इंक्लूड करेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा टारगेट है 80 to 100 मैक्सिमम एनजीओ वी आर ऑनबोर्डिंग दिस ईयर। जस्टिन जी, ये बताएं कैसे ये कोर्स चलेगा, कैसे ये मेंटरशिप प्रोग्राम? क्या वीकली क्लासेस होंगी, क्या डेली क्लासेस होंगी? और दूसरा, जो आपके सीएसआर हेड होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सीएसआर के हेड के नाम पे बाद में सीएसआर से कोई भी आएगा और करेगा? और तीसरा, कि क्या वो सभी 100 एनजीओ को एक ही बंदा देगा क्लासेस, या इसको आप डिवाइड करेंगे 8-8, 10-10 में? हाउ थिंग्स विल मूव ऑन? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन कि ये जो पूरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो किस तरीके से चलेगा। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि एवरी मंथ देयर विल बी टू सेशंस, जो बेसिकली जो सीएसआर हेड है वही देंगे। इट इज नॉट दैट कि नहीं एक बार आ गए, वो उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया एंड देन फिर वो गायब हो गए। नहीं, जो सीएसआर हेड्स जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटरशिप दे रहे हैं, वही सीएसआर हेड ये ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे। तो देयर इज नो चेंज इन दैट। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्या जो सीएसआर जो आने वाली है वो वही रहेंगी क्या, एंड देन और इसे महीने में 2 क्लासेस रहेंगे, और रेगुलर जो उनको जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो चाहिए होगा, that will be provided by the organization, by Noble Citizen Foundation itself, कि ये जो क्लासेस हुए एंड देन एट अ लेटर स्टेज अगर नहीं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल पे काम नहीं जो क्लास चल रहा है, एंड देन एक बार क्लास हो गए, एंड देन देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन जिनको अभी उसके ऊपर और थोड़ा समझना है या फिर उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, एंड दे नीड हेल्प ऑन दैट। तो उसमें नोबल सिटीजन फाउंडेशन, उसमें जितना भी उनका जो कैपेसिटी है, उनकी जो टीम है, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था जिसको मैं बोल रहा हूँ? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में छोड़ दे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको बीच में छोड़ देती है,
तो डेफिनेटली ना हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको छोड़ दे, क्योंकि नहीं, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट किसी कारणवश अगर नहीं ये अगर ऑर्गेनाइजेशन उसे छोड़ना चाहती है, we are not going to stop them from leaving it, but then we will try our best to convince them कि नहीं, ये आपको हेल्प करेगा और आपको थोड़ा सा और पेशेंस की जरूरत है, तो we will try to help them in that way। जी साहिल जी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं लोग इसके लिए? हाँ, तो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो भी पोस्टर्स हैं या जो भी क्रिएटिव्स हैं सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें रीच कर सकते हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक और ब्रोशर के लिंक है, उस पर विजिट करके हमारे पूरे प्रोग्राम के बारे में वो लोग पढ़ सकते हैं। इवन पूरे 1 साल में क्या क्या होने वाले है उसका पूरा ब्रेकअप्स है उसमें, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लोग रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार अपनी वेबसाइट का एड्रेस बोल दीजिए लिसनर्स के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल दे दूंगा, फिर भी एक बार बोल दीजिए। जी। तो noblecitizenfoundation.org, noblecitizenfoundation.org। और कोई कॉन्टेक्ट नंबर? 993990821680। जी मैं कुछ और भी सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, लेकिन जस्टिन जी, कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा इस प्रोग्राम के बारे में, वो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? एक क्वेश्चन शायद रह गया था लास्ट में, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि सारे सीएसआर जो हैं वो एक साथ सबको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। एक एनजीओ, एक सीएसआर हेड मैक्सिमम 10 एनजीओ को मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम 10 एनजीओ का बैच बनेगा एक साथ। ओके, ग्रेट। जी। इसके अलावा कुछ जो मैंने नहीं पूछा और आपके मन में हो कि ये जानना चाहिए लिसनर्स के पास? हाँ, तो एक और इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है 8,000 रुपया। तो अगर कोई चाहता है, कोई ऐसा एनजीओ है जो चाहता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता हूँ, तो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी पे कर सकते हैं 2 टाइम्स में। बट इसके लिए उनको 4,500 का 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, 9,000 रुपीज टोटल। ओके। जैसे रजिस्टर करने के टाइम में 4,500 देंगे, फिर आफ्टर 6 मंथ 4,500 रुपीज देंगे। परफेक्ट। तो अब मैं जो आप लोगों से थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ये तो प्रोग्राम की बात हुई, जनरली आप लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप बता रहे हो कि काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से साथ आपने काम किया है, तो एक्चुअली रियलिटी है क्या सीएसआर फंडिंग को लेके? क्या अगर आप सही से पिच करो तो क्या सीएसआर फंडिंग मिलती है? कहाँ लोग गलतियां करते हैं? क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है लोगों की सीएसआर को लेके। लोग कई कहते हैं कि नहीं मिलता है, इसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, लिंक्स होने चाहिए, या ऊपर सेटिंग चाहिए किसी ना किसी तरह की। तो एक जेन्युइन जो है चीज, वो मैं आपसे दोनों से समझना चाहता हूँ वन बाय वन, है क्या सीएसआर का फंडा? तो एज पर आवर एक्सपीरियंस, बीच में जो गैप है, सीएसआर और एनजीओ के बीच में गैप है फंडिंग लेवल पे, तो इस माध्यम से, इस मेंटरशिप के माध्यम से हम उसी गैप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमीशन है, सेटिंग है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, अभी तक वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई है, तो वी डोंट नो अबाउट दैट, तो उसके बारे में हम बता नहीं पाएंगे। बट ये है कि जो कैपेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंडिंग मिल रही है। देयर आर मोर देन 18,000 सीएसआर जो इंडिया में फंडिंग दे रही हैं, वो अलग अलग एनजीओस को भी दे रही है। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा गैप है। कुछ सीएसआर है जो उनको प्रॉब्लम हो रही है एक अच्छा नॉन प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने में, और एनजीओ की एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो सीएसआर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो फंड कर रही हैं। तो ये जो गैप है, उसी गैप को हम लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से। मे बी जब हम लोग 6 महीने के बाद ये क्वेश्चन आप पूछे तो उस पर और क्लैरिटी हमारे पास रहेगी, क्योंकि उस समय हमारे पास सीएसआर हेड्स रहेंगे और ड्यूरिंग 6 मंथ मेंटरशिप, तो ये सब चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी और भी डिस्कशन होगा, तो ये सब चीजें हम लोग कर पाएंगे। परफेक्ट। जस्टिन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो जैसे साहिल ने बताया, वो जो गैप की जो बात है,
नहीं, ये रियलिटी है कि इंडिया में नहीं, देर आर मोर देन 3 मिलियन एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ, और जो फंडिंग वाली जो सीएसआर कंपनीज जो है वो 18,000 नहीं समथिंग प्लस नहीं ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अब होता क्या है कि जो मेजर जो ये फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दे आर लुकिंग आउट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, और इनको दिखती कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑलरेडी अपना नाम कर चुकी है। देयर आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना नाम कर चुकी है, उनके कंप्लायंसेस बहुत ही सही है, वो उनका जो काम है वो दिखता है, एंड उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। वेरएस ग्रास रूट में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका रीच भी काफी अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा एक गैप है जो नंबर ऑफ एनजीओ और नंबर ऑफ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे साहिल बता रहा था कि वो उधर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जो सीएसआर जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, और ना ही सीएसआर ये इन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच पा रही है, क्योंकि उनको उतना ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस दिखती है, उनको वो अप्रोच करते हैं एंड देन अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सीएसआर इज डूइंग देयर वर्क, बट देन अगर हमको वो रीच बढ़ाना है, तो हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां तक अवेलेबल करना होगा, एंड दैट इज द मेन थिंग दैट दिस मेंटरशिप के द्वारा हम करना चाह रहे हैं, कि हम वो रीच बढ़ाना चाह रहे हैं सीएसआर का, और एनजीओ का ये जो दिक्कत है कि वो सीएसआर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो गैप है उसे हम कम करना चाह रहे हैं। राइट, ये आई कंप्लीटली अग्री, आई थिंक दैट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस। पर साहिल जी, एक बात की, जैसे बहुत जितनी भी कंपनीज हैं सीएसआर की, हम उनकी अगर वेबसाइट्स पे जाते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि हाउ टू सबमिट प्रपोजल, वहाँ कोई अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता, और जो अप्लाई करने का, आपको नहीं लगता कि सीएसआर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए? इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, अब कई जैसे आप ही बोल रहे हो, बहुत सारी जो ग्रास रूट रूरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब जरूरी नहीं है उसमें सभी इंग्लिश स्पोकन लोग हो जो उस तरह के प्रपोजल सबमिट करें, तो वो कुछ सिंप्लीफाई करना चाहिए एनजीओ को। उनकी वेबसाइट एक अलग से होनी चाहिए सीएसआर की, जहां प्रोजेक्ट की डिटेल मिले और लोग अप्लाई कर सकें, फिर वो वहां से देखें कि कौन एलिजिबल है, जा कन्विंस होते हैं या नहीं। बिल्कुल, ये तो है, और बहुत सारी सीएसआर्स हैं जिनके पास सेपरेट वेबसाइट है और पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, उनका कॉल फॉर एप्लीकेशंस कब ओपन होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास है, कुछ एनजीओ, कुछ कंपनीज हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है। तो मे बी जो हमारे सीएसआर हेड्स आ रहे हैं, तो इस टॉपिक पे भी उनसे हम चर्चा करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसमें भी रिफॉर्म आए। रिफॉर्म दोनों तरफ आएगा तो ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल जी, तो क्या मैसेज रहेगा आपका कम्युनिटी को, एनजीओस को? जी जस्टिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, और मैं वहाँ पे सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने आपको जो नंबर्स बताए, तो उसके हिसाब से एट प्रेजेंट नीड जो है वो एनजीओस की ज्यादा है, अगर हम लोग उसको सही से समझते हैं तो, क्योंकि हमें सीएसआर तक पहुंचना है, और अगर हम सीएसआर तक पहुंचना चाह रहे हैं तो वी विल हैव टू ग्रो, देयर इज नो अदर वे। कि अगर हम नहीं ग्रो नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज व्हाट आई फील कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनके कंप्लायंसेस को मीट कर पा रहे हैं, तो देन फंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर या सो दैट इज व्हाट दिस इज, एंड दैट वुड बी माय मैसेज आल्सो। तो एज यू वर आस्किंग कि व्हाट इज द मैसेज, the message is very clear, loud and clear, कि now there's a time that we need to change the way NGOs have been operating, because funding का जो पूरा जो सिस्टम है, जो डेवलपमेंट सेक्टर का जो पूरा जो प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग टाइम्स के साथ में हमें भी चेंज होना होगा, हमें ग्रो होना होगा। अगर हम ग्रो कर रहे हैं, then we will be with the change, or else we have to be ready to be dragged into it.
दैट्स ऑल। आपने चेंजिंग टाइम की बात की तो मेरे शो का टाइटल ही चेंजिंग टाइम है, बदलता दौर। तो होपफुली जी कि वो फ्रूटफुल होगा और दौर बदलेगा। 10 सालों से तो बहुत Absolutely. चीजें बदली भी हैं, तो बहुत सही जी आपने कहा है। साहिल जी, आप क्या मैसेज जी देना चाहेंगे लोगों को? मेरा मैसेज ये है कि वो अपने लर्निंग पे खर्च करें। ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं एनजीओस के लिए कि कैसे उनको सक्सेसफुली अपने एनजीओस को रन करना है। तो अपने लर्निंग पे एनजीओस को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एक बिजनेस अगर ऑपरेट करता है तो वो लोग भी खर्च करते हैं अपने लर्निंग पे, बट एनजीओस को भी अपने लर्निंग पे और बदलते समय के साथ अपने काम के तरीकों को भी बदलना चाहिए और उस पे स्पेंड करना चाहिए। और जो एनजीओस अपने लर्निंग पे खर्च नहीं कर रही हैं वो डिपेंडेंट रह जाती हैं किसी कंसल्टेंट या किसी मिडिल मैन के चक्कर में। तो वो पैसे तो देती हैं बट उनके पास प्रोजेक्ट नहीं आता है। तो हमारा ये सुझाव है कि अपने आप को कैपेबल बनाएं ताकि वो खुद से प्रपोजल लिख पाए, खुद से अपना रिपोर्ट बना पाए और किसी कंसल्टेंट या किसी मिडिल मैन के चक्कर में ना पड़े और अपने लर्निंग पे वो स्पेंड करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाएं। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत सही कहा। मैंने 2 चीजें ऑब्जर्व की है हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में। एक तो ये लर्निंग पे नहीं खर्चना चाहते, और दूसरा अपने प्रोग्राम को एडवर्टाइज करने में। तो जैसे अगर आप कोई एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए, चाहे वो डिसेबिलिटी सेक्टर गवर्नमेंट की ओर से क्यों ना हो, तो जो अगर आप कोई अच्छी स्कीम लेके आए हो, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगी उसका कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि बेनिफिशियरी तक तो पहुंचे ना। वो बेनिफिशियरी तक जब तक आपकी स्कीम आप कितनी भी अच्छी बना लो, लेकिन जब तक बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंची तो स्कीम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसके ऊपर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन होपफुली कि टाइम बदलेगा जैसे हमने कहा। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एंड साहिल जी ने जब मुझे मैसेज किया तो उसी टाइम इंस्टेंटली मैंने इनको रिप्लाई किया। तो इट वाज अ नीड ऑफ आर, और इट वाज ए मच नीडेड। और ये आपने सोचा, आई रियली विश कि ये सुपर सक्सेसफुल हो और इसी तरह से आपके बैचेस आगे भी चलें और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इसका बेनिफिट हो। और एक साहिल जी को मैंने और रिक्वेस्ट की थी कि एक क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट्स बड़े यूनिक हैं और साइबर सिक्योरिटी एक और बड़ा इशू है, तो उस पर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे आपकी टीम में से किसी से, ताकि लोगों को हम उसके ऊपर भी अवेयर कर पाएं। लेकिन आज आप दोनों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू सो मच। जो भी आपके लिसनर है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी, वो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम को अगर उन लोगों ने देखा है या आगे भी देखेंगे हमारे ब्रोशर के थ्रू, तो अगर उसमें भी कोई वो लोग सुझाव देना चाहते हैं तो हमें रीच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उसमें हम क्या बदलाव ला सकें और उसको और कैसे अच्छे से हम लोग डिजाइन कर पाए ताकि वो संस्थाओं को मदद कर पाए। बिल्कुल। तो लिसनर्स, आज बात की हमने साहिल जी और जस्टिन जी से, जिन्होंने बताया CSR मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपके पास है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं CSR फंड अवेल करने के लिए तो इस फॉर्म को भरें। और अगर आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रही है और जो इंटरेस्टेड है, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. Hi, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।